जापान को असल में अब दिक्कत अमेरिका और चाइना दोनों से है और हम तो पहले से ही पीड़ित हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच बन रहे जिस प्रकार के समीकरण हैं, आज उसकी हम यहां पर व्याख्या करने जा रहे हैं। पूरी यात्रा, उसके क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे, भारत को क्या मिला, जापान हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, सारी बातें आज के इस सत्र में डिस्कस करेंगे। भारत में इनके आगमन पर प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी छोटी बहन, तो फिर तकाइची ने इन्हें अपने बड़े भाई कहकर जो संबोधित किया, और वो जो एक कहते हैं ना कनेक्ट स्थापित हुआ भारत जापान के बीच का, उसकी भी चर्चा होगी। ये पूरी तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि दोनों के बीच, जापान और भारत के बीच में जिस तरह की वार्ता हुई वो काफी सार्थक रही होंगी। जापान ने 1 ट्रिलियन रुपीस के इन्वेस्टमेंट का भारत के अंदर प्लान किया है, रुपीस का, नॉट डॉलर्स का, रुपीस का प्लान किया है, और इस बारे में बोला है कि आने वाले समय में और भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। वहीं भारत ने एम किया है 10 ट्रिलियन येन। येन जापानी मुद्रा है जो लगभग ₹1 में 0.59 के आसपास आती है। सॉरी, 1 येन में 0.59 रुपीस के आसपास आता है, 50 पैसे के आसपास वैल्यू है। तो ऐसे में इसे भारत के साथ आने वाले समय में यह देखना है कि किस तरह से निवेश को बढ़ाकर आगे तक ले जाया जाए। लेकिन इन सभी के बीच में चाइना और अमेरिका को संदेश भी दिए गए, जो संदेश बेहद खास थे। बाय द वे, मैं आपको थोड़ा सा जापान के बारे में बता दूं। कई बार मैंने जापान पर सेशन किए हैं, आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और सराहा भी है। जापान के बारे में हमने आपको एक बार बताया भी था कि यह वो जापान है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोगों की नजर में बहुत ही बेकार दृष्टि से देखा जाना शुरू हुआ था। दृष्टि बेकार इसलिए क्योंकि इसने युद्ध बंदियों पर बहुत तरह की यातनाएं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान लीड कर रहे थे। ये तो अमेरिका ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब इनके ऊपर गिराया उसके बाद ये वापसी की। अदरवाइज इन्होंने जापान वालों ने चाइना पर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सभी क्षेत्रों पर, लगभग उन क्षेत्रों में जहां पर आज आप प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, जापान ने लगभग सा कब्जा कर लिया था। अपने यातना केंद्र स्थापित किए हुए थे, लोगों पर तमाम प्रकार के प्रयोग कर रहे थे। वो जापान जो उस समय पीड़ित हुआ न्यूक्लियर बम से, उसने फिर अपने आप को सुधारने के लिए सिविक सेंस को बहुत वैल्यू दिया, और आज जापान को आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर बैठा पाते हैं कि जापानी लोगों को किसी भी दुनिया के देश में जाने से कोई रोकता नहीं है। कहीं भी जाएंगे वहीं पर वीजा फ्री एंट्री है, आओ सब चले आ जाओ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जापान एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और वो आइलैंड जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बसे हुए हैं। यहां आए टाइम भूकंप आते रहते हैं। भूकंपों का देश भी कहते हैं आप इसे, पूर्व का सबसे पहला देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश भी समझते हैं कि हाँ, ईस्ट यहीं से शुरू हो रहा है। 4 बड़े आइलैंड हैं, होकाइडो, होशो, शिकोकू, क्यूशू। यहां पर आबादी बहुत ठसा के बसी हुई है। मतलब समझिए, दुनिया में मोस्ट पॉपुलस अगर कोई शहर हो जिसमें कम क्षेत्रफल पर ज्यादा लोग बसते हैं, उसमें ये 12th नंबर पर आता है। जापान तकनीकी के मामले में उच्च श्रेणी का है। मैप पर ढूंढोगे तो बहुत छोटू सा देश है। इसको अगर आप ऐसे समझें, राजधानी टोक्यो के साथ ये बिल्कुल चाइना के सामने बसा हुआ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पूर्व में बसा हुआ, पैसिफिक ओशियन के अंदर बसा हुआ देश है। यहां पर 123 मिलियन की आबादी है। और ये जो देश है ना, इसकी सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि इसके पास ना तो प्राकृतिक संसाधन है, इंटरेस्टिंग है, ना माइंस मिनरल्स है। माइंस मिनरल्स का जो प्राकृतिक संसाधन है ना तो वो है इसके पास में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तेल के इसके पास खजाने हैं। ये बहुत सी चीजों में दुनिया के देशों पर निर्भर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उन सभी ओर्स को, आयरन ओर्स हो या फिर पेट्रोलियम क्रूड्स हो, तमाम चीजों को ये अपने पास मंगाकर अपनी तकनीकी के माध्यम से दुनिया को भेजता है। ना तो जनसंख्या की ताकत, ना मिनरल्स की ताकत, और खेती के लिए जमीन भी नहीं है। खेती के लिए जमीन नहीं है से मतलब ये बिल्कुल आइलैंड कंट्री है, इस पर बहुत सारे पहाड़ पठार से बने हुए हैं, वहां पर प्रॉपर खेती भी नहीं हो सकती। ना तो जमीन है खेती के लिए, और ना ही प्रॉपर तरीके से मिनरल्स की भरमार है। आप कहेंगे थोड़े बहुत मिनरल्स तो होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं कि ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी पावर बन के बैठे। आर्थिक रूप से G7 के अंदर बैठा हुआ देश है ये। तो ऐसे में इस देश के लिए भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार करिए, जिस चाइना के सामने ये है, चाइना भरपूर मात्रा में आज रेयर अर्थ मटेरियल्स की अगर आप बात करें, इसके पास भर भर के हैं। पॉपुलेशन भी इसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बिल्कुल अराउंड चल रही है। बड़ी मात्रा में कृषि के लिए भी भूमि उपलब्ध है। हर तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण चीन के साथ है। वो दूसरी सबसे बड़ी पावर बना हुआ है आर्थिक रूप से। ये तीसरी सबसे बड़ी पावर बना हुआ है, ना कृषि की जमीन है, ना माइंस मिनरल से, फिर भी बना हुआ है। तो कुछ तो अलग होगा। क्या अलग है? तो असल मायने में इस देश के अंदर ना तकनीकी बहुत जबरदस्त है। मतलब हर चीज में ये टेक इन्वॉल्व करते हैं। अगर जापान के दृश्य देखें तो आपको देख के लगेगा कि मशीन रहती हैं यहां पर। लोग कम और मशीनों की तरह लोग ज्यादा बिहेव करते हैं। हर एक चीज में अनुशासन, सिविक सेंस। जापानीज की जब चर्चा होती है, आज ही हम किसी जगह बैठ के चर्चा कर रहे थे किसी सत्र में, तो चर्चा निकल कर आई कि जापान के अंदर अनुशासन इतना प्रिय है।
यानी कि सिविक सेंस सबसे ऊपर रखे गए हैं कि व्यक्तित्व को कैसे जज किया जाए। जापानियों ने एक एक चीज पर काम किया हुआ है। वहीं भारत दुनिया के लिए उभरती हुई एक शक्ति। डेमोग्राफिक डिविडेंस यानी कि वो आबादी जिस आबादी को काम पर जाना है, 15 से 64 साल की उम्र के वो लोग जो अर्थव्यवस्था में काम के लिए योगदान दे सकते हैं, उनकी आबादी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत के पास है। ऐसी में तकनीकी वहां पर है, काम करने की स्थितियां यहां पर है, एग्रीकल्चर यहां पर है, माइन मिनरल यहां पर है, तो इन दोनों का एक नेचुरल अलाई बनकर आता है। जैसे चाइना के पास सब कुछ है लेकिन जापान के पास नहीं है, ऐसे में भारत और जापान का जो कनेक्ट बनता है वो आप समझिए ना, मतलब कितनी प्राकृतिक मित्रता बनकर आती है। अगर आप इस मैप को समझें तो देखिए, चाइना से इनको दुश्मनी है लेकिन भारत और ये मित्र हैं। इसके कई फायदे समझिए। फायदे ये कि अगर चाइना के पास में एग्रीकल्चर लैंड है, माइंस मिनरल्स है, जनसंख्या है, तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें भारत के साथ हैं। इसके पास तकनीकी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी इनके पास है, हमारे पास में भी टेक्नोलॉजी है, तो दोनों मिलकर के, ये वन और वन मिलकर के इसके लिए एक बड़ा काउंटर तैयार करते हैं। अब पूछेंगे इनको क्या जरूरत है? इनको बड़ी जरूरत है। असल में जापान जब ग्रो हुआ ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने डिफेंस पर इन्वेस्ट नहीं किया। उसने अमेरिका से कहा कि चलो आप डिफेंस पार्टनरशिप में रहते हैं, आप हमारी सुरक्षा करो, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जापान ने डिफेंस के ऊपर अमेरिका पर निर्भरता कर ली, जिससे ये तकनीकी में तो आगे बढ़ गया, डिफेंस में पिछड़ गया। इसके लिए इसे आए दिन अब नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो पूरे टाइम धमकाता रहता है कि तुम्हारे ऊपर बम फोड़ देंगे। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो इसका बनाया हुआ, यानी कि चाइना के द्वारा खड़ा किया हुआ एक प्रॉक्सी है कि जाओ उसको धमकाओ। तो नॉर्थ कोरिया जापान को न्यूक्लियर बम की धमकी देता है कि एक बम में तुम्हें मिटा देंगे। वहीं जापान भारत के साथ इन दोनों चीजों की सुरक्षा पाता है, क्योंकि जापान न्यूक्लियर बम नहीं रखता। इसने सब काम किया अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करने के लिए, इसने डिफेंस पर कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन जब ट्रंप आए तब इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर हम डिफेंस में आगे नहीं बढ़े तो ट्रंप तो हमको एक दिन खड़ा करके बेच देंगे, कहेंगे कि मेरे हिस्से की कोई बात नहीं है। जैसे आज यूरोप को अकेला छोड़ दिया, ऐसे जापान को भी छोड़ देंगे। यहां से जापान वालों ने नई समीकरणों पर काम करना शुरू किया और उसमें भारत उनके लिए एक बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर है। और आज का नहीं, हमारी मित्रता के 75 साल अगले साल पूरे होने जा रहे हैं। और जो तकाइची आई थी ना, इनकी पार्टी के जो प्रिकर्सर, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो आबे, उनके केस में तो भारत और जापान का जो रिश्ता था वो क्वाड तक पहुंचा। और बहुत सारे जो आज आप बुलेट ट्रेन का इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो उस समय का निकला हुआ था। तो इस तरीके से जापान को भारत की कई मायनों में जरूरत है। और जापान हमारी जरूरत को कैसे फुलफिल करता है? तो पैसा इतना है, क्योंकि विकसित राष्ट्र है तो बहुत कम ब्याज पर पैसा देता है। आप समझिए 0.1% पर ब्याज है हमको 50 साल के लिए मिला हुआ, जो हम अपनी बुलेट ट्रेन के लिए यूज कर रहे हैं। यानी इतने कम ब्याज दरों पर वो भारत को कर्ज उपलब्ध कराता है। तो दोनों की जरूरत पूरी हो रही है, उसको पैसे के साथ में देश मिल जा रहा है और हमारे केस में हमको एक तकनीकी वाला मित्र मिल जा रहा है। तो दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है। और उसी मित्रता को आज और ताकत देने के लिए, मतलब 2 दिन पहले ताकत देने के लिए तकाइची भारत पहुंची और उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ। प्रधानमंत्री ने उनके स्वागत में अपनी तरफ से जो टिप्पणियां लिखी, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था और वो था इंडो पैसिफिक रीजन। आपको हाल ही में याद होगा कि अमेरिका ने अपनी वॉर, जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, उसके अधीन जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका नाम बदल दिया था। इंडो पैसिफिक कमांड को उसने यूएस पैसिफिक कर दिया था। मतलब एक प्रकार से समझिए कि उसने इंडो शब्द हटा दिया था। इंडो इंडियन ओशियन को और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत ने आज स्पेसिफिकली कहा कि जापान और भारत मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत मजबूती से साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में भारत है, पैसिफिक ओशन में जापान है। दोनों की मित्रता इंडो पैसिफिक शब्द के साथ व्यक्त की गई और बार बार इस शब्द को रिअटर्ट किया गया, इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक। ये एक बड़ा संदेश था कि अमेरिका वालों, तुम्हारी तरफ से हमें इंडो शब्द से बाहर कमांड में निकाल दिया कि इस क्षेत्र के कमांड को हम इंडो नहीं बोलेंगे। क्या फर्क पड़ गया? हमारा नाम इंडिया थोड़ी तुम छीन लोगे। अगर हमारे साथ में इंडो शब्द जुड़ा हुआ है तो वह जुड़ा रहेगा। इंटरेस्टिंग यह हुआ कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक ही करार दिया। यह दर्शाता है कि जापान भी समझता है कि अमेरिका की नीतियों में भारत को दबा करके उसे साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है और जापान और भारत लंबे समय से साथ हैं, 75 साल से हमारी पार्टनरशिप है, वो आगे बढ़ेगी। इनका भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति भवन में आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। तमाम तस्वीरें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तकाइची के ट्वीट में भी अगर आप नोटिस करें तो 2 बड़ी बातें निकली। पहला कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अगर आप इस शब्द को फिर से पढ़ें, इंडो पैसिफिक जापान के प्रधानमंत्री के ट्वीट में है, तकाइची के ट्वीट में है। और यहां पर इनकी जो नीति है ना, FOIP, भारत इंडियन ओशियन को लेकर के महासागर नीति चलाता है। तो भारत की महासागर और इनकी FOIP बोले एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ये दोनों बातें ये दर्शाती हैं कि जापान भी भारत के साथ उन चीजों में अलाइन है। हर जगह ये अपनी बातों में 75वीं वर्षगांठ को, इंडो पैसिफिक रीजन को बार बार हाईलाइट करते हुए दिखाई पड़ी कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़कर चल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इनकी तस्वीरें आप सबके सामने हैं। आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करें, कई बार ऐसा होता है कि आप में, हम में एक ऑब्जर्वेशन का स्किल होता ही है, हम ना चाहते हुए भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक महिला प्रधानमंत्री हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जापान जैसे देश को लीड कर रही हैं, जबकि इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री ने ट्रंप के प्रभाव में इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो इकोनॉमी में खुद को संभाल नहीं पाए। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से ट्रंप के सामने बैठकर ट्रंप इनको बोल रहे हैं कि जापान से ज्यादा सरप्राइज देना कौन जानता है, जिसने पर्ल हार्बर जैसा सरप्राइज दिया। क्योंकि किसी पत्रकार ने पूछ लिया था ट्रंप से कि सर वेनेजुएला में तो आपने सरप्राइज कर दिया, तो तकाइची बैठी हैं, ट्रंप साइड में बैठे, और उन्होंने इनको इतना अनकंफर्टेबल करने वाला पॉइंट रेज कर दिया कि पर्ल हार्बर जिसने किया हो उससे ज्यादा कौन सरप्राइज जान सकता है। दैट शोज कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपके सामने रख दी जाएंगी, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं उससे महान बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल टाइम पर भारतीय प्रधानमंत्री अभी G7 की बैठक में थे, ट्रंप लगातार अपनी तरह से मीटिंग को ले जाने की चाहत में थे, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व से उसे अपनी दिशा में मोड़कर चल रहे थे। वर्ल्ड लीडर्स को जब जब आप ऑब्जर्व करते हैं, पुतिन को चलते हुए ऑब्जर्व करते हैं, तकाइची को हैंडल करते हुए ऑकवर्ड सिचुएशन देखते हैं, तो इन पर्सनैलिटीज से एक सेंस निकल कर आता है कि हाउ टू हैंडल ऑकवर्ड सिचुएशन और हाउ टू हैंडल दिस मच पॉपुलैरिटी, हाउ टू हैंडल दिस मच मीडिया अटेंशन। ये सब चीजें जब पर्सनैलिटी का एक बेहतरीन पार्ट बनती है ना, तो इन्हें डिकोड करने का मन करता है। और यही करते हुए मैंने आपसे कहा था कि यदि आप भी चाहते हैं ना अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना जो इस तरह की सिनेरियोज में आपको कंफर्टेबल कर दे, कुछ ऐसी बात हो जो असहज हो, आप वहां पर कैसे सही रहें, हमने लगभग 120 से अधिक आपके लिए ऐसी सिचुएशंस तैयार की हैं जिन पर हम आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेट वाइज 15 मॉड्यूल्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बेहतरीन कंटेंट कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका एडमिशन शुरू हो चुका है। लिंक जिसका कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां से आप बहुत सी चीजें, स्टेज फोबिया खत्म करना, डिबेट में बोलना, अपनी बातें रखना, इवन हाउ टू ड्रेस, हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, तमाम प्रकार की चीजें, उनको हम यहां पर आंसर कर रहे हैं। अगर आप अपने व्यक्तित्व में कोई भी परिवर्तन चाहते हैं ना, कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ एनहांसमेंट हो, पब्लिक के अंदर जब हो तो हम किस तरह से अपने आप को कैरी करें, वो अगर वाकई में डेवलप करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। केवल मैं ही नहीं, यहां पर हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटीज के क्या ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर वहां से कोर्स को तत्काल प्रभाव से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए साथियों, तो साहब इनके बीच में बात होती है कि अगले 10 साल में हम क्या रखेंगे। भारत अपनी बातें रख रहा था, ये अपनी बातें रख रही थी, तमाम प्रकार के यहां पर रिमार्क्स हुए। यहां पर प्रधानमंत्री तकाइची बोली मोदी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो प्रधानमंत्री बोले कि सुंदर छोटी बहन है। ये सारी की सारी वो वार्ताएं हैं जिसने मीडिया अटेंशन ग्रैब किया और ये दर्शाया कि भारत एक दूसरे के लिए, दोनों देश एक दूसरे के लिए, चाहे मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल इंटर्नशिप, रिसर्च, शिक्षा, स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए कैसे आगे चल सकते हैं। भारत ने इंडिया जापान के साथ बायोगैस इनिशिएटिव में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है। यहां पर देखने वाली जो बात थी वो ये कि दोनों देशों ने यह तय किया कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों की बातों में यहां पर तकाइची के बयान भी थे, प्रधानमंत्री के बयान भी थे, और यह तय हुआ कि पिछले साल लगभग 120 बिजनेस एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुए। $10 बिलियन जापानी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, यह जापानी प्रधानमंत्री ने बोला और कहा कि आने वाले समय में 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जापान इंडिया के अंदर करेगा। हम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात रखी थी। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता होती है, तो उस वार्ता का भी यहां पर जिक्र निकल कर आया। साथ में यह भी निकल कर आया कि ड्यूरिंग द विजिट अराउंड 120 कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है बिटवीन इंडिया एंड जापान कंपनीज इंक्लूड 2 ट्रिलियन येन स्केल इन्वेस्टमेंट वर अनाउंस्ड, यानी कि 1 ट्रिलियन रुपए के आसपास यह तय हुआ कि भारत के अंदर 120 एग्रीमेंट्स के थ्रू साझेदारी की जाएगी। दोनों देशों ने अपनी तरफ से फ्यूचर को लेकर के काफी सारी वादे, एमओयूज, तमाम चीजें साइन की। इनसे क्या क्या मिला? पहला, इकोनॉमिक सिक्योरिटी तय हुई। कैसे? आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, आईसीटी, एआई, क्लीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, इन क्षेत्रों को प्रमोशन मिलेगा इस प्रकार की यात्रा के साथ। आउटकम के अंदर दूसरे नंबर पर रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान का साथ मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी में जापान हमारे साथ होगा। साथ ही साथ इंडिया जापान जो आने वाले समय में एक विजन को लेकर के 2027 में जब 75 साल पूरे होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में फील्ड ऑफ बैटरीज में भी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी इकोसिस्टम में साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भी दोनों देश साथ काम करेंगे। मिनरल एक्सप्लोरेशन हो या फिर बायोगैस ग्रोथ हो, इसके साथ
साथ आईआईटी बॉम्बे और भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स ऑफ जापान के साथ मिलकर के एलएलएम और एआई रिसर्च इकोसिस्टम पर काम करेंगे। इसी साथ में इंडियन एआई मिशन और मेटी जापान जो है वो आपस में मिलकर के एआई के सेक्टर में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो काम करेंगे। एकेडमिक और रिसर्च कॉर्पोरेशन के अंदर जो राइकेन जापान है उसका सेंटर ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के साथ में मतलब एक तरीके से कॉपरेशन निकल करके आएगा। ऐसे ही दोनों देशों के बीच में जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, फिनटेक और रेजटेक जो कंपनीज हैं, उनके बीच कॉपरेशन सुनिश्चित होगा। जापान के साथ में जो भारत का एक्सचेंज ऑफ इंडिया और जापान नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा। इस प्रकार के 16 जो आउटकम है वो इन दोनों की मीटिंग से निकलकर सामने आए। ठीक है, अब इन मीटिंग से अमेरिका को क्या संदेश था? तो सीधी सी बात है, अमेरिका ने इनके साथ में जिस तरह से पर्ल हार्बर वाली सिचुएशन की, डिफेंस के मामले में जापान को वो एनी टाइम ये याद दिलाते हैं कि तुम हम पर निर्भर हो, तो अब जापान को भी एक नेचुरल अलाई चाहिए। जब जापान डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए और वो बाजार में बेचने के लिए निकले, तो भारत जैसा देश जो तमाम दुनिया के देशों में टॉप बायर है, जहां हम एक तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए तो बाजार ही है ना, तो जापान भी उसे एक बाजार के रूप में अगर देखता हो, तो ऐसी चीज में जापान भारत को बहुत आगे तक देखना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यूएस को काउंटर करते हुए जापान अब भारत के साथ में बाजार की तलाश में है। मैंने इसी के ऊपर एक डिटेल सेशन मई में किया था कि जापान फिर डराने वाला है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के चलते इनके एक पीएम को इस्तीफा देना पड़ा था, इसीलिए अब ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। रही बात चाइना की, तो चाइना ऑलरेडी इस बात से बहुत ही पीड़ित रहता है कि भारत के साथ मिलकर के अगर जापान कुछ कर गया तो वो चाइना को घेरने जैसा होगा। बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश के केस में चाइना साथ आ जाता है, तो भारत और जापान का साथ आना चाइना को अनकंफर्टेबल करता है, और चाइना इसी के चलते जापान को बार बार कि ताइवान के मामले पे धमका दिया, तमाम चीजों पर धमका दिया, चाइना थ्रेट करता रहता है जापान को। तो जापान का भारत के साथ जिस तरह से आना हुआ, भारत के साथ में जिस तरह की इनकी हमेशा से केमिस्ट्री रही है, शिंजो आबे के टाइम पर भारत को बुलेट ट्रेन के साथ एग्रीमेंट मिला था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि 2030 तक पूरे होने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी डेडलाइन 2030 तक रखी गई है, उस परियोजना के लिए भारत को 0.1% सालाना ब्याज पर हमको ब्याज मिला था, धन मिला था। अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए है, इनमें से 88,000 करोड़ जापान हमको दे रहा है। तो ये सारी चीजें भारत के साथ जापान की रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जापान की यात्राएं और जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्राएं हमेशा सुर्खियों में रही हैं। कल्चरली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज तो होता ही है, टेक्नोलॉजिकली भी एक्सचेंज होता है। आप जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं, दिल्ली मुंबई जो पुराना वाला हाईवे, नेशनल हाईवे, वहां से जब आप गुजरते हैं तो पाते हैं कि पूरा पूरा एक जापानी जोन बना हुआ है। वहीं जापान में जापान की बहुत सारी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। सुजुकी लगभग 30 में से 20 लाख कार भारत में बना रही है। उसने अभी ताजा ताजा अपना एक नया भारत के अंदर नया प्लांट शुरू किया है, जिसका भारत के अंदर इनॉग्रेशन हुआ। प्रधानमंत्री की मदद से, वो प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में वो सारी चीजें हुई। यहां पर जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ जब वार्ता हो रही थी, तब तकाइची की प्रेजेंस में हरियाणा के अंदर खाराखोड़ा नामक जगह पर सुजुकी ने चौथे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया। दैट शोज कि जापान भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हमारे जो सेज बने हुए हैं वहां पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जापान की तमाम कंपनियों से कहा कि आने वाले समय में आपकी संख्या भारत में बढ़नी चाहिए, अमेरिका जापानी निवेश भारत में बढ़ना चाहिए, हम उस तरफ से देखते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये एक निवेश के अच्छे अवसर के रूप में था और जापान के लिए एक अच्छे सहयोगी के रूप में यात्रा थी। आप लोग इस यात्रा को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान की प्रधानमंत्री वापस लौट गई हैं और चाइना को इस बात से जो प्रॉब्लम है वो अब नोटिस रजिस्टर के रूप में हो चुकी है, क्योंकि अब चर्चाएं इसी तरह से चल रही हैं कि इन दोनों का साथ आना दुनिया के अंदर विकल्प को तो लेकर विकल्प तो बनाएगा ही, तो हो सकता है कुछ इस तरह के विकल्प आपके सामने आए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, और बाकी हमने आपके सामने जो कहा था वो कोर्स आपके सामने लेकर आ चुके हैं, जाकर आप उसे ज्वाइन करें। लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। अंकित 33 कूपन कोड के साथ 33% डिस्काउंट अभी ऑफर में चल रहा है। धन्यवाद।